In a conference hall in Canada, a United Nations deal that will send ripples around the planet. Almost a third of the land and sea area will be set aside for nature by 2030, protection that should reverse the steep decline in both the abundance and variety of life on Earth. दोस्तों 1992 में एक इंपॉर्टेंट समिट हुई थी, दैट इज रियो अर्थ समिट। इस रियो अर्थ समिट से दो बाइंडिंग आपके कन्वेंशंस निकल के आए थे। उनमें से एक था यूएनसीबीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी हाल फिलहाल में इस सीबीडी की 15th समिट हुई है। ये समिट हुई है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में, और यहां पर से आपका एक इंपॉर्टेंट पैक्ट निकल के आया है, और ये पैक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे क्लाइमेट के स्फीयर में पेरिस एग्रीमेंट। इस पैक्ट का नाम है कुनमिन मॉन्ट्रियल पैक्ट। अब हो सकता है भविष्य में यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, कुनमिन मॉन्ट्रियल पैक्ट रिसेंटली वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए यूएनसीबीडी। इसका आंसर ये रहेगा। अब यहां इस कन्वेंशन के बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है और क्यों हम इस कन्वेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी WWF के द्वारा, दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि ऑलमोस्ट 69% वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी बायोडाइवर्सिटी वो कम होती जा रही है, और ये आगे चलकर 6th मास एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुनमिन आप नाम सुनते हैं तो आपको चाइना याद आता होगा, ऑल्दो चाइना इसमें साथ था, बट चाइना को देख के ना मेरे को एक चीज याद आ जाती है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। भैया बायोडाइवर्सिटी को तुम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो और तुम कह रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे, बट चलो 200 कंट्रीज साथ थी और इंक्लूडिंग इंडिया इसमें, तो चाइना ने भी इसके लिए हामी भर दी है। फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कुछ फंड्स वगैरह के बारे में बात की गई है, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बारे में बात की गई है, उसको समझेंगे। तो मतलब जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्लस अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियसली यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से। तो यहाँ पर आपसे बायोडाइवर्सिटी के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में पूछा गया है कि कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते होंगे आपके किसी एरिया को हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो इनमें से कौन से हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी के आज की इस वीडियो में जो बेसिक फिनोमेना है या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करना कि इन सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे को पता लगता है कि आप सभी पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए भैया। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगेन बायोडाइवर्सिटी के एक कोर कॉन्सेप्ट से कि कहां पर अर्थ के ऊपर आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है और बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी करती है, तो इसके बारे में है ये। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, बट अगेन कमेंट बॉक्स में आपको इसको मेंशन करना है आंसर को। देन कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। नगोए वगैरह भी आपके कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में रहा है, या आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी के ऑप्शंस में रहा है। फिर बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट है, इसके बारे में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। देन अगेन कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में एक बार फिर से आपसे यूपीएससी ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। हम इन सभी क्वेश्चन के जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में। हम होलिस्टिकली इस टॉपिक को कवर करेंगे, यानी आज के इस वीडियो में COP15 की क्या आउटकम रही है इसको हम समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टाइप क्या होते हैं इसके, क्या क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को, इसे समझेंगे। प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे यूएनसीबीडी के बारे में, ताकि इस टॉपिक से कोई भी प्री में या मेंस में आपको क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे एड्रेस कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ हमारे एक कोर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2024। ये एक होलिस्टिक कोर्स है जहां पर आपके बेसिक से लेके कोर तक हर एरिया पे वर्क करेंगे हम। मतलब एनसीईआरटी, सीसैट्स, हैंड रिटन नोट्स, डाउट सेशन, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जाननी है वो ये है कि ये एग्रीमेंट हम आज जो अचीव कर पाए हैं, इट इज एन एफर्ट ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस फेयर में कुछ बड़ा सा चीज करके दिखाएं, जहां पर
पूरे वर्ल्ड को हम एक साथ ला पाए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. दैट इज अ ह्यूज नंबर. ऑल्दो कितना ये अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है ये तो आगे फ्यूचर में देखा जाएगा, बट अभी इनिशियली इतनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो ये अच्छी बात है. अब इन कंट्रीज ने डिसाइड क्या किया? देखिए, इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि दुनिया का 30% हिस्सा हम प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर ला सकें. अब ये चाहे लैंड पार्ट हो, ओशन पार्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब ये हमारा 30/30 टारगेट है. तो यूपीएससी अगर आपसे पूछ ले 30/30 टारगेट रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, कमेंट बॉक्स में बताना जरा. अब यहां पर हमारा एक फंडा तो क्लियर हो गया कि क्या एम है इस कन्वेंशन का, मतलब कन्वेंशन भी नहीं कहूंगा मैं, क्या एम है पर्टिकुलरली इस पैक्ट का. अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप एरिया तो कंजर्व कर रहे हैं, आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना. किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैन पावर लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो इसके लिए क्या प्रावधान है. तो यहां पर कहा गया कि भैया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से हम लगभग $200 बिलियन हर साल अरेंज करेंगे, जो पहले के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है. और इसके अलावा ये कहा गया है कि भैया 2025 तक हम क्या करेंगे, $20 बिलियन एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, एंड $30 बिलियन उसके बाद 2030 के बाद से. मतलब कुछ पैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं यहाँ पे, ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें बड़ा हो सकता है. अब यहाँ पर मेन सोर्सेज क्या रहेंगे फंडिंग के, इसको लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने क्वेश्चन उठाए थे, ऑल्दो उनकी बात इतनी सुनी नहीं गई. ये तो आप सभी को पता है कि छोटी कंट्रीज की इतनी बातें रखी नहीं जाती. अब दूसरी चीज, हार्मफुल सब्सिडीज को यहाँ पर कहा है कि हम बैन करेंगे. अब हार्मफुल सब्सिडीज कैसे और क्या होती हैं? जैसे आप देखिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कई बार हम कोई सब्सिडीज देते हैं, तो इस तरह की जो सब्सिडीज होती हैं ये इन्वायरमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट लेके आते हैं, बिकॉज ये कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं, जहां पर आपकी कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. अब जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बात बताता हूँ, जैसे कई बार इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, अब आप 10 यूनिट या 20 यूनिट में भी अपना काम चला सकते थे, बट क्योंकि 200 यूनिट फ्री है तो आप क्या करोगे कि आप एटलीस्ट उन 200 यूनिट को यूज़ करने की कोशिश करोगे. तो यहाँ पर वेस्टेज इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत शायद इतनी ना भी थी, तब भी आप उस इंसेंटिव के कारण आप उस चीज़ को वेस्ट करेंगे. तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसी डिप्लीटिंग सब्सिडीज. यहां पर हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी सब्सिडीज को आइडेंटिफाई कर सके 2025 तक, जो कि बायोडाइवर्सिटी की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब एक बार हमने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस पर रिफॉर्म करा जा सके और इन्हें फेज आउट किया जा सके. अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट $500 बिलियन के बाय द ईयर 2030 हम इंसेंटिव्स को स्लैश कर सकें. इससे बेनिफिट ये होगा कि इस पैसे को हम कंजर्वेशन के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे. देन बिग कंपनीज, जिससे आपकी बड़ी कंपनीज हैं, अंबानी अडानी ग्रुप्स, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, देन यूएसए में बात करें तो फेसबुक और बाकी जो कंपनीज हैं, तो उन्हें कहा गया कि भैया आप एनालाइज कीजिए और रिपोर्ट कीजिए कि आपके ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. साथ ही साथ क्या बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट करती है आपके ऑपरेशंस को, आप वो भी हमें बताइए. अब यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो कंपनी है इस साल इसके ऑपरेशन से मान लीजिए इतना इम्पैक्ट पड़ रहा था, नेक्स्ट ईयर ये इम्पैक्ट कम हुआ, बढ़ा या घटा, जो भी हुआ वो बताना होगा आपको. इससे हम प्रोग्रेसिवली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं और इंकरेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं सस्टेनेबल प्रोडक्शन को. अब इसमें मेजर हमारा फोकस रहेगा नेचर के ऊपर ही. देन नेक्स्ट थिंग, पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स को भी कंट्रोल करने की बात की गई है. ऑल्दो इंडिया ने इसे अपोज किया था, बिकॉज इंडिया में यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इन सब का बहुत इस्तेमाल होता है. तो इंडिया ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर तो ये लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा एंड वी कैन नॉट एग्री टू दिस थिंग. तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे इसमें कुछ चेंजेस किए गए. अब यहाँ पर क्या कहा गया कि भैया हम जो पेस्टिसाइड का यूज़ है उसे 2/3 तक कम करेंगे. बट बाद में जब एक्चुअल में टेक्स्ट लिखा गया तो यहाँ पर कहा गया कि पेस्टिसाइड्स वो की जो हजार्डियस हैं, मतलब वो पेस्टिसाइड्स जो ज़्यादा रिस्की हैं, आप उसको हाफ पे ले आओ, आप 2/3 भी ना रिड्यूस कीजिए, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्रीज अदरवाइज राजी ना होती इस चीज़ के लिए. अब कुनमिन मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जो है ये नेगेटिव जो भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है पोल्यूशन का, उसको कम करने की कोशिश कर रही है, और ये टारगेट कहीं भी क्वांटिफाइबल नहीं है. मतलब
एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि मैं आज कहता हूँ कि भैया मेरे यहाँ पर 100 यूनिट जनरेट हो रहे हैं, बट ये 100 यूनिट ही जनरेट हो रहे हैं, कौन इसको क्वांटिफाई कर रहा है, कौन इसे चेक कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई नेक्स्ट ईयर मैंने इसे घटाकर 50 कर दिया है, तो भैया यहाँ पर ये चेक करने वाला कौन है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो दैट्स वाई इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। अब ऑल्दो ये चीज़ इस कन्वेंशन से पहले भी हो चुकी है कि भाई मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती। एचई टारगेट में हमने ये देखा था, जो नगोये प्रोटोकॉल का पार्ट था, तो 2010 के इस एचई टारगेट में हमने ये कमी देखी थी। तो यहाँ पर हम मॉनिटरिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ये जो आपका कुनमिन मॉन्ट्रियल जो पैक्ट है ये सेम फेट मीट ना करे। तो इसके लिए हमने मॉनिटरिंग का यहाँ पर बात की है, बट अभी कोई कंक्रीट इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। तो दैट इज द मेजर थिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो का मतलब है लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी देखने को मिलती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब ये 3 तरह की हो सकती है। एक होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि भैया जीन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे आपने लॉइन के बारे में सुना होगा, वो एशिया में भी देखने को मिलता है, यानी एशियाटिक लॉइन भी है, एंड सेम टाइम पे अफ्रीकन लॉइन भी है। अगर हम बात करते हैं राइनोज की, तो जावन है, सुमात्रन है, वन हॉर्न राइनो इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये सभी जीन्स के अंदर वेरिएशन के कारण प्रोड्यूस हुए हैं। हल्का सा जीन्स के अंदर जो कॉपी हो रहे हैं, डाटा या डीएनए आप कह लीजिए, उसमें वेरिएशन के कारण हुए हैं। तो इसे कहते हैं हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देन एक होती है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्या होता है भैया? अगर आपको ये देखने को मिले कि एक एरिया में फॉक्स है, डियर है, लॉयन है, ये सभी अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर ये जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कितनी अलग अलग स्पीशीज देखने को मिल रही है, विभिन्न स्पीशीज देखने को मिल रही है, दैट इज स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इसमें ह्यूमन भी एक हो सकता है। देन इकोसिस्टम और कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं, इंडिया का जैसे आप मैप ले लीजिए, थोड़ा अच्छा तो नहीं ड्रॉ हुआ, बट स्टिल आप रिलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से इससे। अब इंडिया के मैप में यहां पर आप राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में थार डेजर्ट है, थोड़ा गर्म इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। यहां पर हिमालयन इकोसिस्टम टोटली डिफरेंट है, यहां पर वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम टोटली डिफरेंट है, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न का इकोसिस्टम डिफरेंट है। तो अलग अलग इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, दैट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको 2 टर्म्स को समझना होगा। पहला, व्हाट इज स्पीशीज रिचनेस। अब रिचनेस का मतलब यह होता है कि आपको कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है अलग अलग स्पीशीज की। वैरायटी इन द सेंस कि जैसे आपको टाइगर देखने को मिल रहा है, आपको फॉक्स देखने को मिल रही है, आपको फिशेस की अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल रही है। तो ये वैरायटी को जब आप काउंट करते हैं, दैट इज रिचनेस। मतलब जितने एक एरिया में रिचनेस ज्यादा होगी, उतना ही ये ज्यादा स्टेबल होगा एरिया। मीन्स बायोडाइवर्सिटी यहां पर लॉन्ग टाइम पे सस्टेन कर सकती है। उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा आपका फूड वेब, और जितना फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा इकोसिस्टम, उतने ही लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। देन इसमें एक टर्म आती है स्पीशीज इवननेस। अब इवननेस क्या होता है? देखिए, कितनी इवनली ये स्पीशीज है आपकी फैली हुई है, दैट इज इवननेस। बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूं, एक पर्टिकुलर एनिमल की स्पीशीज, जैसे हम टाइगर ले लेते हैं, नंबर ऑफ टाइगर्स एक एरिया में कितने मिल रहे हैं, मान लो 10 मिल रहे हैं, और टोटल पॉपुलेशन यहां पर एनिमल्स की कितनी मिल रही है, उसका रेशियो है, मान लो 1000 एनिमल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर इसे काटा तो आंसर आ गया 0.001। तो ये इवननेस है। इवननेस मीन्स कि क्या नंबर, क्या रेशियो देखने को मिल रही है हर एक एनिमल की एक पर्टिकुलर एरिया में। अब इससे क्या फायदा है हमें? देखिए, जितनी इवननेस आपकी 0 के क्लोज चली जाएगी, मतलब 0 या उसके आसपास रहेगी, उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी आपको उस एरिया में। जैसे यहां पर आपको टाइगर की पॉपुलेशन 0.01 मिल रही है ना, तो बायोडाइवर्सिटी थोड़ी हाई है, क्योंकि टाइगर का नंबर कम है, बाकी जो स्पीशीज है उसका नंबर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और ये जितना 1 के नजदीक चली जाएगी, उतना ही बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। मतलब 1 पे मीन्स दैट देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ एक ही स्पीशीज वहां पर लाई कर रही है। जैसे मान लो एक एरिया है, वहां पर 10 हिरन मिलते हैं और टोटल जानवरों की पॉपुलेशन भी 10 है, तो ये हो गया 1। तो यहां पर डाइवर्सिटी है क्या? नहीं, एक ही पॉपुलेशन है, वो भी हिरन की, यानी बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट खत्म है यहां पे। तो इन दोनों को चेक करके हम बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते किसी भी एरिया में।
अब इसी से निकल के आता है आपका एक कॉन्सेप्ट, दैट इज अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। अब इसे समझाने के लिए एक बार फिर से हम इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल्दो मेरा मैप वर्क इतना तो अच्छा नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ ही जाएगा। अब जैसे ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर एरिया आपको पता है वेस्टर्न घाट का है। अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि यहां पर कितनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तो इसे मैं कहता हूं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जब मैं दो एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर कर रहा हूं, जैसे वेस्टर्न घाट और एक तरफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इन दोनों की बायोडाइवर्सिटी को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज बीटा बायोडाइवर्सिटी। गामा में हम एक लार्जर एरिया को देखते हैं, जैसे इंडिया एज अ होल, मतलब पूरा इंडिया को हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी देखने को मिल रही है, दैट इज गामा बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा वर्ल्ड है, ऑल्दो ये सर्कल अच्छा सा तो नहीं बना, बट स्टिल अब इक्वेटर के पास आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही आप पोल की तरफ चले जाओगे तो ये बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होने लगेगी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी आपकी डिक्लाइन करती है विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए यहां पर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फूड अवेलेबिलिटी हाई होगी, बिकॉज यहां पर ऑटोट्रॉप्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, और ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ज्यादा है तो इस वजह से यहां पर आपको फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। हर्बीवोरस ज्यादा होंगे, हर्बीवोरस को खाने के लिए कार्निवोरस ज्यादा होंगे, तो दैट इज वाई यहां पर बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट है। फिर जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि यहां पर सोलर इंसुलेशन कम है, सनलाइट कम आती है, यानी कि जो सनलाइट है वो मेजर रीजन है आपका फूड अवेलेबिलिटी का। अब वो कम है तो फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यहां पर पेड़ पौधे उतने ही कम है। अब क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन कर गई है, तो इस वजह से यहां पर आपको जो स्पीशीज है उसकी वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन या आप रेनफॉल भी कह सकते हैं, इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कितनी स्पीशीज वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा सी और वाटर बॉडीज भी इसमें आ जाती हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, बट स्टिल ये मेजर रीजन है बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने का कि किस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगी, किस एरिया में कम। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर ने ओशन करंट्स वगैरह के बारे में नहीं बताया, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कैसे? मान लीजिए ये आप साउथ अमेरिका वाला पार्ट लेते हैं, यहां पर आपका पेरू करंट आता है, कोल्ड करंट है जो कि, अब ये जो कोल्ड करंट पेरू आता है यहां पे, इसकी वजह से यहां पर डेजर्ट बनता है। अब डेजर्ट है तो फूड अवेलेबिलिटी कम होगी, फूड अवेलेबिलिटी कम होगी तो आप वो देखेंगे कि यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी वो कम हो जाएगी। तो ये चीजें आपको सिर्फ इस चीज से कैलकुलेट करनी कि फूड अवेलेबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम। अगर आपने क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ा है तो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपके लिए इजी है वो चीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूएनसीबीडी। देखिए दो तीन चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। यूएनसीबीडी जो था, ये आउटकम था आपका 1992 के पेरिस एग्रीमेंट का। मोर देन 150 प्लस कंट्रीज ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था, साइन किया था इस डॉक्यूमेंट को, और अभी इनिशियली जो रेटिफिकेशन थी वो इतनी थी, अब ये बढ़कर 175 के आसपास पहुंच चुका है। अब इस समिट की अगर हम बात करते हैं, इसमें यूएसए और वेटिकन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब दे आर नॉट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये काम कर रहा है कि हम कैसे कंजर्व कर सकें नेचर को, यानी बायोडाइवर्सिटी को, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसे कैसे हम सस्टेनेबली यूज कर सकें, मतलब उसको किस तरह से हम यूटिलाइज बेटर वे में कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस है। अब इससे मान लीजिए कोई बेनिफिट निकल के आता है, मान लीजिए आपको कोई पेड़ मिला, इस पेड़ से कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, तो इससे जो भी आप पैसा कमाएंगे या कुछ भी निकलता है तो इसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। अब इसी के लिए आप एक केस याद रख सकते हैं। आपको शायद पतंजलि ब्रांड के बारे में पता हो, तो जो आपका हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, इन्होंने पतंजलि वालों को ये कहा था कि भैया आपके जो ब्रांड है पतंजलि, इसने बहुत सा पैसा कमाया है लोकल रिसोर्सेज को यूज करके। जैसे जो हर्ब्स वगैरह हैं वो लोकली वहां पर ग्रो की जाती हैं, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया गया, तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ शेयर आपको इनको भी देना बनता है, ऐसा कहा था हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के। तो मेजर 3 गोल हैं इसके,
कि हम कैसे कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबली बायोडाइवर्सिटी को यूज कर सके, ये दूसरा गोल है। तीसरा, फेयर एंड इक्विटेबल हम शेयरिंग कैसे कर सके, इन सब चीजों की, इसके ऊपर हमारा फोकस है। देन 2002 में आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल आता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बेसिकली बायो सेफ्टी के रिगार्डिंग आपका एक कन्वेंशन है। अब यहां पर पहली बार बात की जाती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो आपने बीटी कॉटन सुनी है? बीटी कॉटन जिंदा है क्योंकि प्लांट है ना, लिविंग है, और उसके अंदर हमने जीन्स के अंदर चेंज किया तो मॉडिफाइड हो गया, और ऑर्गेनिज्म तो वो है ही। तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, तो वो इसके अंडर आता है। ये जो आपका कन्वेंशन है ये 2003 में फोर्स में आया था, और यहां पर इस कन्वेंशन में हम बात करते हैं कि हम कैसे सेफली इस तरह के रिसोर्सेज से डील कर सकें। देन इसके बाद नगोया प्रोटोकॉल आता है। नगोया प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपके किसी भी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट को अगर हम यूज करते हैं, उसके अंदर से कोई प्रॉफिट निकल के आ रहा है, उस प्रॉफिट को कैसे हम इक्विटेबली शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, इसके ऊपर इसका फोकस है। मींस जो आपने पहला पढ़ा था कि कंजर्वेशन के बारे में, ये पहला आर्टिकल हो गया, मतलब जो कार्टेजिना है प्रोटोकॉल। देन नगोया डील कर रहा है डायरेक्टली आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। यहाँ पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज दोनों के ऊपर हम फोकस करते हैं, और इसमें फोकस ये भी रहता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को हम सपोर्ट करें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है इस UNCBD के बारे में। अभी रिसेंटली ये मॉन्ट्रियल का जो आया है, इसको भी याद रखना। देन HE टारगेट नगोया से ही निकल के आया था, नगोया कॉन्फ्रेंस से। इसमें 20 आपके एम्बिशियस टारगेट लिए गए थे, जिन्हें हमने 5 गोल्स या 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स के अंडर डिवाइड किया था। तो इसके बारे में एक बार देख लेना, बट क्योंकि काफ़ी पुराना टॉपिक हो चुका है तो इतना रेलेवेंस है नहीं। तो दैट इज़ इट। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पढ़कर अच्छा लगा हो, एंड प्लीज मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, बिकॉज एक कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप ढंग से समझ पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।